So hello everyone, I welcome you all to UIS. So let's see the first topic. पहला जो टॉपिक है आपका, ये एक रिपोर्ट आई है यूनेस्को की, और इस रिपोर्ट के अंदर ये कुछ नाम लिखे गए हैं। ये हाईलाइट किया गया है कि कुछ ग्लेशियर्स हैं वो आपके डिसअपियर हो जाएंगे। तो ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है, दैट वी ऑल आर अवेयर, बट इसमें जोग्राफी के कुछ टॉपिक्स हमें याद रखना है जो इसमें मेंशन्ड है स्पेसिफिकली। एक आप याद करो, योसोमाइट नेशनल पार्क। इफ समवन आस्क यू कि कहाँ लोकेटेड है, तो आप याद रखो क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन है वो यूएस के अंदर लोकेटेड है। फिर उसके बाद येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, येलो स्टोन नेशनल पार्क भी यूएस के अंदर लोकेटेड है। येलो स्टोन नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क यूएस का है, और ये माना जाता है, इट इज़ सेड इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये जो नेशनल पार्क है ये फेमस है जियो थर्मल एक्टिविटी के लिए, मतलब ज़मीन से जो गर्म पानी निकलता है, गीज़र जिसे कहते हैं। और यहाँ पे आपका ओल्ड फेथफुल गीज़र भी लोकेटेड है। ओल्ड फेथफुल जो गीज़र है दैट इज़ ऑल्सो लोकेटेड। किलिमंजारो, इसके बारे में मेंशन है कि किलिमंजारो के अराउंड जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो जाएंगे। किलिमंजारो ग्लेशियर्स बेसिकली लोकेटेड है तंजानिया के अंदर, और किलिमंजारो के पास ही एक बड़ा ग्लेशियर लोकेटेड है, उसका नाम है दैट इज़ फोर्ट वैंगलर। फोर्ट वैंगलर करके एक ग्लेशियर है, वो भी लोकेटेड है नियर अराउंड द समिट ऑफ किलिमंजारो, तंजानिया के अंदर ये लोकेटेड है। तो देखो एक चीज़ याद रखना है कि क्योंकि रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट है, तो यहाँ पे प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के लिए ये सब पता होना चाहिए। मैंने आपको ये कहा है कि आपको ये जो नोट्स प्रिपेयर करने हैं साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि टू द पॉइंट्स हैं। आपको 8-10 मिनट लगेंगे, 8-10 मिनट में ही सेशन देखते देखते आप इसको नोट जो अपना प्रीलिम्स का एक रजिस्टर बना लो, और उसमें सेशन देखते देखते ही आपका जो नोट्स है वो प्रिपेयर हो जाएंगे, और इजी रहेगा। ये जो नोट्स आपके बनेंगे ये बहुत ही आसान रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, तो ये ध्यान में रखना है। तो कोई भी माध्यम हो आपके लिए आसान है, इसको जो है आप जो है कवर कर सकते हैं। दूसरा देखो, एक डीएनए के ऊपर कुछ आपकी रिपोर्ट आई है, मतलब एक न्यूज़ आई थी, तो कुछ बेसिक एस्पेक्ट हमें डीएनए के बारे में पता होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। देखो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझो कि हर इंसान या कोई भी जो लिविंग सिस्टम होता है वो लिविंग सिस्टम बना होता है सेल्स के, सेल्स होते हैं। जैसे मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक आपका न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। देखो न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। उसको और थोड़ा सा आप कंडेंस कर दो तो फिर होता है, उसके अंदर निकलता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है आपका डीएनए, और डीएनए के अंदर होती है जीन्स। जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं आपकी वो डीएनए के अंदर स्टोर होती हैं। साथ में वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं वो स्टोर होती हैं 4 जो न्यूक्लियस बेस होते हैं, आप ये नाम याद रखो, एडेनाइन, ग्यूएनाइन, उसके बाद साइटोसाइन और जो है थायमीन करके, ये आपको याद रखना है कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आप ये भी याद रखो कि न्यूक्लियस के अलावा 2 और ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। एक होता है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा जो आपका होता है उसे हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा दूसरा जो इसे हम कहते हैं उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, इसे फिर पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर आपका प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना है डीएनए के अंदर। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो उसे कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये टर्म याद रखो, वी कॉल इट एज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो कुछ ये ब्रीफ में पॉइंट्स हैं डीएनए के कंटेक्स्ट में दैट वी शुड नो, हमें जो है पता होना चाहिए अबाउट दीज पॉइंट्स अबाउट डीएनए। नेक्स्ट देखो योट्टा डी वन क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जैसे आपसे पूछे कि रिसेंटली न्यूज़ में था, तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने
ग्रेटर नोएडा के अंदर, जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पे आपका एक डेटा सेंटर पार्क जो है उसका इनॉग्रेशन किया। और ये जो डेटा सेंटर पार्क है इसी में एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, जैसे फ़ोटो भी आप देख सकते हो। इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर आपका बनाया गया है। हाइपर स्केल जो डेटा सेंटर है उसका गठन किया गया है, मतलब इस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो डेटा सेंटर है इसका नाम आपका रखा गया है, दैट इज़ योट्टा D1। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, इस पर जो कॉस्ट लगभग आपका लगा है, जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड ₹5,000 करोड़, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, जो कि वी कैन से इस सेंटर को, जो डेटा सेंटर है इसको बनाने के लिए जो पैसा आपका लगाया गया है। नेक्स्ट एक टॉपिक जो आता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, और दैट टॉपिक इज़ रिलेटेड विद ग्लाइकोफॉस्फेट। इस पर अगर आप देखोगे तो PIB पे न्यूज़ आई थी, ग्लाइकोफॉस्फेट इसके बैनिंग से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो ग्लाइकोफॉस्फेट है जो कि पूरे तरीके से बैंड है कुछ जगहों को छोड़ के, वो क्या है इस पर बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। ये बैंड है, फिर भी इसका इस्तेमाल इंडिया में वाइड स्केल में हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर बैंड है तो फिर ये इस तरीके से कैसे होता है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है? तो एक चीज़ आपको याद रखना, ये एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसा केमिकल है जैसे कोई भी खेत है, उस खेत के अंदर बहुत सारे जो अनवांटेड जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। तो जो बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको मारने के लिए इस हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल का जो इस्तेमाल है वो आपका किया जाता है हर्बिसाइड का। तो ये कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये अनवांटेड प्लांट जिसे वीड कहते हैं, अनवांटेड प्लांट खेत में, जैसे अगर आप गेहूँ ग्रो कर रहे हो तो उसमें अनवांटेड प्लांट बहुत सारे आ जाएंगे, तो उसको ख़त्म करने के लिए हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लगभग 35 कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी बैंड है, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। कैंसर जैसी जो बीमारियाँ हैं वो तक देखी गई हैं, कि कैंसर जैसी बीमारियाँ जो हैं वो देखी गई, इस वजह से इसको बैन किया गया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऑलमोस्ट बैन है, लेकिन इंडिया में इसको अप्रूव किया गया है कि इसका इस्तेमाल टी प्लांटेशन के अंदर किया जा सकता है। कोई रीज़न होगा हर्बिसाइड्स के कंटेक्स्ट में, टी प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और जो भी नॉन प्लांटेशन एरियाज़ हैं, किसी टी या चाय की खेती की जाती है उसके अराउंड कुछ नॉन प्लांटेशन एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ में इसका इस्तेमाल आपका किया जाएगा। जो कि ये आपका जो क्रॉप है, जो मतलब आप जो कह सकते हैं कि जो टी प्लांटेशन है उसके अराउंड आप जो एरियाज़ हैं नॉन प्लांटेशन वाले, वहाँ पे इसका इस्तेमाल अलाउड है ग्लाइकोफॉस्फेट का, और कहीं भी इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पूरे तरीके से कंप्लीट बैन नहीं है। तो अब क्योंकि देखो कहीं थोड़ा बहुत अलाउ है तो प्रोडक्शन है, अब कोई जाके देखेगा तो है नहीं कि कौन कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, कितना इस्तेमाल कर रहा है, ये तो कोई नहीं पूछेगा या ना कोई देखेगा। तो ये फिर इस वजह से इसको वाइड स्केल में बहुत सारे जो सदर्न स्टेट्स हैं उन सदर्न स्टेट्स में इसका इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं IMT ट्राइलेट। IMT ट्राइलेट क्या है ये आप याद रखो, ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। एक मैरीटाइम मतलब समुद्र के अंदर जो एक्सरसाइज होती है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो समुद्र में जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। और इसमें जो कंट्री कौन कौन सी, एक तो इंडिया है ही, उसके बाद इसके अलावा दूसरी जो कंट्री है उसका नाम है मोज़ाम्बिक जो कि अफ्रीकन देश है, और एक देश आपका है वो है तंजानिया जो कि अफ्रीकन देश है। इसका फर्स्ट एडिशन जो है ये स्टार्ट हुआ है, और पहला जो इसका एडिशन है और कहाँ पे हुआ है, दार एस सलम करके जगह है, और ये जगह कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है तंजानिया के अंदर ये जगह लोकेटेड है दार एस सलाम। यहाँ पे इसकी पहला एडिशन इसका परफॉर्म किया। तो ये थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि जो इसका फर्स्ट एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज रिसेंटली कमेंस्ड एट दार एस सलाम करके जो तंजानिया में जगह। तो एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया है, मोज़ाम्बिक है और आपका तंजानिया है। तो ये फैक्ट्स भी आपको जो है ध्यान में रखना। नेक्स्ट एक टॉपिक आपके लिए बनता है वो है बेसु वरस करके है,
ठीक है। बेसु वरस की अगर हम बात करें तो बेसु वरस क्या है, गुजरात का नया साल है, गुजराती न्यू ईयर्स है। बेसु बरस की अगर बात करें तो ये गुजराती न्यू ईयर है, इसे गुजराती न्यू ईयर कंसिडर किया जाता है। और ये दिवाली के जस्ट बाद आपका मनाया जाता है, आफ्टर दिवाली इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और जो तिथि होती है जिसे हम कहते हैं प्रतिपदा करके, जो तिथि होती है मंथ ऑफ कार्तिक के अंदर, प्रतिपदा तिथि, तिथि इन द मंथ ऑफ कार्तिक, इन द मंथ ऑफ कार्तिक, तो ये जो तिथि होती है इस तिथि में इसको सेलिब्रेट आपका किया जाता है। इसका जो स्पेशल सिग्निफिकेंस है बिजनेसमैन के लिए, इस दिन का एक बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है बिजनेसमैन के लिए। और उनका भी मतलब जैसे वो एक उनकी सोच होती है जिसके तहत जैसे वो अपना जो नया बुक्स ऑफ अकाउंट ये सब शुरुआत करते हैं, जो नया अकाउंट है उसको ओपन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट की शुरुआत वो करते हैं इसी दिन, और जो पुराना ओल्ड अकाउंट है उसको क्लोज करते हैं, इस तरीके से रहता है। तो इसे बेसु वरस आपको ध्यान में रखना। इस बार जो एक सैडफुल इंसिडेंस हुआ था वहाँ पे एक पुल में, वो उसी टाइम के दौरान हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक यहाँ पे एक लिख लो, दैट इज़, इसको याद रखो, ये है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर ये टॉपिक आप याद रखो। पैलिएटिव केयर एक टॉपिक है, न्यूज़ में है, इसका मतलब क्या होता है पैलिएटिव केयर। तो पैलिएटिव केयर क्या है कि जहाँ पे मतलब ये एक ऐसा अप्रोच है, ये केयर है जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो पेशेंट है, उसकी फैमिली है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लो पेशेंट है और पेशेंट और उसकी फैमिली बहुत सी जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रिलेटेड फेस, तो उनको एक प्रोफेशनल केयर प्रोवाइड करना। जैसे कोई बीमार है या किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, इस चीज़ को वो फेस कर रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को फेस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे एक जो केयर दिया जाता है उसकी और उसकी फैमिली को, उसको पैलेटिव केयर बोला जाता है। और ये पैलेटिव केयर बेसिकली इसे ह्यूमन राइट के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट टू हेल्थ के रूप में भी इसे आपका कंसीडर किया जाता है। जैसे बहुत तरीके की जो सर्विसेज हैं, रेंज ऑफ सर्विसेज हैं, जैसे प्रोफेशनल्स की, फिजिशियंस हो गए, अगर देखा जाए तो फिजिशियंस जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जो नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड आपका करते हैं, सपोर्ट वर्कर्स होते हैं बहुत सारे, वो आपके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट वर्कर्स मतलब जो केयर प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी, इन्हें पैलिएटिव केयर के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसे जो है वी कंसीडर इट पार्ट ऑफ अ पैलिएटिव केयर। तो आपको याद रखना कि आखिर पैलिएटिव केयर क्या है। सो दिस सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा सेशन आप देखो, साथ में नोट्स बना लो, 10 मिनट का काम है, आपके लिए आसानी रहेगी। आज से 6 महीने बाद आपके पास हज़ारों टॉपिक्स हो जाएंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, और आपके हाथ से बने नोट्स होंगे, आप इजीली रिवाइज कर लोगे। अब इसमें देखो, आपके में से कई लोग कमेंट करते हैं कि सिर्फ पीडीएफ दे दो। पीडीएफ तो देखो मिल जाएगा, मान लो इसी टॉपिक के पीडीएफ्स अगर इफ़ आई विल क्रिएट इट, तो इट विल टेक अराउंड, हर क्लास के अंदर आप मानो कि 15 पीडीएफ होंगे, पीपीटीज़ होंगे जिसे कहते हैं, और 15 × 30 आप मानो, फिर × 12 करो, बहुत ज़्यादा समय आता है। तो ये टू द पॉइंट्स चीज़ें हैं, तो आप इसको साथ साथ में लिखते जाओ, इट विल सेव योर टाइम, रिवीजन में आसानी रहेगी, और आपके लिए भी काफ़ी इसमें फ़ायदा है। ठीक है, अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हो, और कोड याद रखना है, दैट इज़ SPLIV। तो unacademy.com में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो। तो अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो टॉप एजुकेटर से जो है वो लाइव आप पढ़ सकते हो इस कोड का इस्तेमाल करके, SPLIV, इस कोड का इस्तेमाल करके। और नवंबर का जो कोर्स है वो आपका स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे दिसंबर जनवरी इस तरीके से। तो अगर आप 23-24 की तैयारी करो तो आप ज़रूर से ज्वाइन करो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जो कोर्सेस है वो भी आएंगे, क्रैश कोर्स करंट अफेयर्स के। तो जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हो तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। इसमें जैसे एक कोर्स आपको ज्वाइन नहीं करना, इसमें जब आप जुड़ते हो, जैसे नेटफ्लिक्स होता है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो सारी मूवीज़ देख सकते हो, ऐसे सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब सब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ दीजिए, और आप नोट्स ज़रूर से बनाएं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड सेशन है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।